आदरणीय महान भाव, आओ वैश्विक व्यवस्था को ठीक करें बजाय इसके कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी ऊर्जा बर्बाद करें। आज हम इस संबंध पे आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं, कुछ विनती, कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं कि वैश्विक व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत क्यों पड़ी और कोई भी ऊर्जा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के प्रति हम लगाएंगे वह क्यों बर्बाद जाएगी। कैसे कर सकते हैं हम वैश्विक व्यवस्था को ठीक? कौन कौन कर सकता है, क्यों जरूरी है और इससे क्या हासिल होगा, उस पर हम थोड़े विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे और उन सभी लोगों का आह्वान करना चाहेंगे जो इस कार्य में संलग्न होना चाहें, अपना योगदान देना चाहें, इस बारे में सोच रहे हैं दुनिया में, देश में कि चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। इस प्रयास में जो लोग लगे हुए हैं एकाकी या समूह के साथ भी लगे हैं और उनको परिणाम नहीं मिल रहा है, उन सभी लोगों से हम कहना चाहेंगे कि इसको सुने, आपस में साझा करें, विचार विमर्श करें, हमसे भी पूछें और एक प्रोग्राम में शामिल होकर देश में, भारत देश में व्यवस्थाओं को ठीक करें और भारत जैसे तमाम देशों में ठीक करने के लिए अपने साथियों को जो तमाम देशों में रहते हैं उनसे भी निवेदन करें, उनको पथ प्रदर्शन करें और जो नहीं करना चाहते उनको भी बताएं कि देखो इसके फायदे क्या क्या है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नुकसान क्या क्या है। तो ये पृथ्वी जो है हजारों वर्षों से चल रही है और इसमें जो कमी आती है वह एक ही कमी आती है कि कुछ लोगों की इच्छा हो जाती है कि उनका पूरा नियंत्रण हो पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर भी हो जाए तो दूसरे ग्रहों पर भी हो। तो ऐसे लोग वर्ल्ड ऑर्डर की एक व्यवस्था की आते हैं, नहीं तो भगवान की व्यवस्था तो चल ही रही है। तो इसको छोटी छोटी कहानियों के रूप में हम कहना चाहेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं, क्यों करना जरूरी है और अपने अपने इलाके में लोग कैसे कर सकते हैं। हम इस मार्ग पे आगे हैं और कह सकते हैं कि हम अकेले खड़े हैं, दो चार लोग हैं जो हमें सहयोग करते हैं, महत्वपूर्ण है, लेकिन दो चार लोगों की टीम इस 800 करोड़ की दुनिया में अकेलापन ही कहा जा सकता है। लेकिन हम 4 लोग भी, 5 लोग भी और जो बहुत सारे शुभचिंतक हैं और जिन्होंने हमें आशीर्वाद स्वरूप इतने बोलने की हिम्मत दी है, वह सब हैं। तो उन सब की तरफ से हम सीधे सीधे कि इस काम में हम प्रयासरत हैं, प्रयत्नरत हैं और हम काम कर रहे हैं। जो करना चाहे वह देखे कि हम क्या कर रहे हैं, हमने इस संबंध में क्या क्या लिखा है, जिससे कि चीजें पारदर्शी रहें। ऐसा ना हो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरह चीजें छिपी हुई हैं, लोगों को पता ही नहीं कि आने वाला क्या है, बदमाशियां चल रही हैं या शराफत चल रही है, ये भरोसे ही नहीं। तो वह सारी चीजें पिछले 25 वर्षों से बुजुर्गों के आशीर्वाद से और आदेश से वह सभी डॉक्यूमेंट, सभी बातों पर एक ग्रंथ के रूप में, पुस्तक के रूप में, जिसमें मुख्य जीवन शैली कैसी हो, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक ढांचा कैसा हो कि जो हमको स्वस्थ रखे, सुखी रखे, हमारे आने वाले संततियों को एक क्रमकता दे, शाश्वतता दे। सस्टेनेबिलिटी नहीं कि आज सस्टेन कर गए, जिस तरह से कर गए, कल होगा कि नहीं होगा। तो वह शाश्वतता दे, सनातनता दे,
परपेचुअलिटी दे, इटर्नलिटी दे, उसके बारे में एक जीवन शैली प्रारूप। भारत की नज़र में वैश्विक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, शासन प्रशासन की प्रणाली डेमोक्रेसी होनी चाहिए या इसमें भगवत रूप भी होना चाहिए, डिवाइन स्वरूप होना चाहिए, डिवाइन क्रेसी होनी चाहिए। आर्थिक परिवेश कैसा होना चाहिए, आर्थिक परिवेश में विभिन्न आयामों पे क्या क्या होना चाहिए, व्यक्ति, परिवार, समाज, सरकार में आय का विभाजन कैसे होना चाहिए, तदनुरूप कार्यों का विभाजन कैसे होना चाहिए, एक प्राकृतिक व्यवस्थित अर्थव्यवस्था या वैकल्पिक अर्थव्यवस्था, और एक धर्म कैसे धारण करता है। तो विभिन्न दुनिया के धर्मों का एक संकलन, ये किताबें आप वेबसाइट में मुफ्त में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, इन पर अपने विचार रख सकते हैं, इनको साझा कर सकते हैं और इस पर कार्य शुरू कर सकते हैं। तमाम मुद्दों पे हमने काफ़ी चीज़ें बोली भी हैं पिछले 10 वर्षों में, वह भी आप सुन सकते हैं। खास तौर पर पिछले महीने अर्थव्यवस्था की तमाम आयामों पे कि अर्थव्यवस्था है क्या, कहाँ गलती हो गई, स्वर्णिम अर्थव्यवस्था चाहिए या सोने की अर्थव्यवस्था चाहिए, नशा कैसा हो, शराब का, बियर का, गांजे का, भांग का, या रासायनिक रूप से बनाए हुए पदार्थों का, पैसे का, सोने का, नाम का, यश का, कीर्ति का नशा कैसा हो, इसमें समाज का क्या कहना हो, जो हमको पशु दूध देते हैं उनके प्रति हमारा क्या व्यवहार हो, जो प्रकृति हमें हवा पानी देती है, अन्न देती है, जल देती है, उसके प्रति हमारा क्या रवैया हो, समाचार माध्यम कैसे हो, किसके संचालन में हो, कितने हो, मनोरंजन कैसा हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय व्यावसायिक हो या मुफ्त में सभी को उत्तम गुणवत्ता की उपलब्ध हो, जंगल कैसे हो, खेती कैसी हो, पानी की व्यवस्था कैसे हो, प्रदूषण पे कैसे लगाम लगाई जाए, न्याय व्यवस्था कैसे हो, शासन प्रशासन कितने घटकों में हो, कितनी लेयर्स हों उसके, क्या शासन प्रशासन एक समन्वित रखा जा सकता है, उसमें कितना पैसा होना चाहिए, टैक्स कैसे होना चाहिए, और स्थानीय व्यवस्थाएं कैसे चलें, राष्ट्रीय व्यवस्थाएं कैसे चलें, ज़्यादा अवयवों से, ज़्यादा बच्चों से या एक बच्चे से क्या फ़ायदे क्या नुकसान होते, इन सब पे उन 20 वीडियो में चर्चा की है जो आप सुन सकते हैं, जो हमारे कार्यों में देश निर्माण, समाज निर्माण और स्वयं के निर्माण में और दुनिया के निर्माण में जो एक मार्गदर्शक का कह सकते हैं, या हमारी बात साफ तौर पे एक प्रारंभिक चर्चा के रूप में कुछ मटेरियल के रूप में ली जा सकती है। इनको सुने, कार्यक्रम में स्वयं से शुरू करें, परिवार से शुरू करें, पैसे के विभाजन से, स्त्री पुरुष में भेद नहीं हो, बुजुर्गों का सम्मान हो, ये सब चीजें उसमें आई हैं। तो कैसे करें, इस पर थोड़ी सी चर्चा, छोटी छोटी 2-3 कहानियों के रूप में अपनी बात कहते हैं, जिससे आसान होगा चीज़ों को पचाना, डाइजेस्ट करना। तो एक छोटा सा आता है कि एक व्यापारी एक गांव से सब्जी भाजी और कुछ अनाज लेके आता अपने गधे पर लाद के,
और शहर की तरफ चलता, और बीच में जब नाश्ते का समय होता, स्वल्पाहार का समय होता, वहाँ रुकता, गधे को पेड़ से बांधता और खुद करता, गधा घास चरता, उसी समय पानी वानी पीता। एक दिन मालिक ने देखा, व्यापारी ने, कि कुछ लुटेरे चले आ रहे हैं, दुश्मन चले आ रहे हैं, तो उसने चिंतित हुआ और दौड़ के भागा, गधे की रस्सी खोल, भागो। लेकिन गधा तो स्वल्पाहार का समय था, वो घास चरता रहा। फिर थोड़ी देर बाद और बोले कि नहीं नहीं भागो, दुश्मन पकड़ लेगा। तब भी गधा घास, बोले पकड़ लेगा, कैद कर देगा। तो गधा अपनी रुआसी सी सूरत लेके बोला, तो मालिक आपको क्या लगता है कि आपका दुश्मन हमारे ऊपर 2 गठरियां रखेगा? बोले नहीं, तेरे ऊपर तो एक ही गठरी रखी जा सकती है, जितनी तेरी सामर्थ्य उतना ही तेरे पे वजन है। तो गधा बोला, मुझे क्या फर्क पड़ता है, आप भागो, मेरे ऊपर तो आप रखो या दुश्मन रखे। तो व्यवस्थाएं अगर वही रहती हैं तो गरीबों का कुछ नहीं बदलता है। सत्ता परिवर्तनों में, व्यापारी या व्यापारी के दुश्मन के परिवर्तन में, गधे के मालिकाना हक में गधे को कोई फर्क नहीं। पुअर चेंजेस नथिंग, सिवाय उसके मालिक का नाम बदल जाता है। तो ये पिछले 25 वर्षों में हमने देखा सत्ता परिवर्तन भारत में, कि पहले एक थे 10 साल, फिर दूसरे 12-13 साल चल रहे हैं, लेकिन गरीबों की संख्या बढ़ गई, गरीबों का कुछ नहीं हुआ, बढ़ ही गए। पहले कहते थे गरीबी बहुत है, लेकिन आज 80 करोड़ लोगों को इतने गरीब हैं कि शासन को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से मुफ्त राशन देना पड़ता है। मतलब जो राशन मुफ्त का ले रहा हो उसकी स्थिति तो ठीक नहीं होगी, उसको रोजगार भी नहीं होगा, उसकी माली हालत, पारिवारिक हालत कैसी होगी आप समझ सकते हैं। तो सत्ता परिवर्तनों से कुछ नहीं हुआ, चीजें और बिगड़ गई। तो व्यवस्थाओं परिवर्तन की जरूरत है। और जैसी भारत में व्यवस्था है, सभी देशों में लोकतांत्रिक है, ऐसी ही व्यवस्था है, गरीबों का कुछ नहीं होता। बेरोजगारी अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है, फ्रांस में, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका में और बुरा हाल है, चाइना में भी बेरोजगारी है। तो व्यवस्थाएं परिवर्तन की जरूरत है वैश्विक स्तर पर, उस पर प्रयास जरूरी है। लेकिन एक शगुफा और चला है पिछले 2017 के बाद से, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। साफ तौर पे इसमें कुछ नहीं कहा जा रहा कि क्या होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। कुछ कहते हैं कि एआई ले आएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले आएंगे, रोबोट्स ले आएंगे, काम कराएंगे, सबको एक थोड़ी सी तनख्वाह दे दी जाएगी, मिनिमम बजट। उस पर मालिकाना हक किसका होगा, इस पे चुप है। फिर वो कहते हैं कि दुनिया में जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, खाली होंगे, अपने आप बीमार पड़ेंगे, मर जाएंगे। वो तो कहते हैं कि 90% जनता अतिरिक्त है, इसको मर जाना चाहिए। वो वैसे ही कहते हैं कि जैसे एक पैर में गैंग्रीन हो जाए और आपको पूरा इंसान बचाना है तो पैर काट देना चाहिए। तो कहते हैं कि दुनिया में ये जो गरीब लोग हैं ये गैंग्रीन की तरह हैं, इनको मार देना चाहिए, तब समाज बचेगा दुनिया। तो खराब होते होते इस स्तर तक आ गए हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं इतना खा लेती हैं, सरकारें इतना टैक्स वसूल लेती हैं कि आम आदमियों को कुछ बचता ही नहीं। आत्महत्याएं इतनी बढ़ गई हैं कि वो कहते हैं जीवन का मूल्य क्या है। आत्महत्याएं बढ़ गई हैं सभी देशों में। तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो मान के चलिए आप कि आज 800 करोड़ हैं, आप 700 करोड़ तो मार डालेंगे, निकम्मे बना के उनकी जगह डार्क इंडस्ट्रीज जिसमें रोशनी की जरूरत ही नहीं है, रोबोट काम कर रहे हैं, कृत्रिम ज्ञान काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आदमियों को और बेरोजगार बना दें। जबकि जरूरत है
कि जैसे मिले आदमी को काम दो। इंग्लैंड अकेले में 12% लोग एकाकीपन, अकेलेपन से समस्या से जूझ रहे हैं। सरकारी आंकड़े हैं ये, व्यक्तिगत नहीं। उनके पास काम नहीं है, वहां पैसे। भारत जैसे देश में ये संख्या बहुत ज्यादा है, 80 करोड़ हमने बताई, काम नहीं है तो बीमार पड़ रहे हैं, और बीमार पड़ रहे हैं तो दवाइयों का खर्चा बढ़ रहा है। तो मेरी बात से अगर सहमत होना है तो भारत देश का और सारे देशों का दवाइयों पे कितना खर्चा हुआ इससे आप देख सकते हैं कि बीमारी बड़ी है, कितनी बड़ी है, किस दर से बढ़ रही है। तो ये ठीक करने की जरूरत है। सरकारें 15 वर्ष हमने देख ली, और मेरे से जो बुजुर्ग लोग हैं 25 वर्ष हमने देख ली, और जो हमसे बुजुर्ग हैं वो कहते हैं देश आजाद हुए 75 वर्ष हो गए। क्योंकि व्यवस्था इतनी चल रही है तो सरकार में पुलिस की, आर्मी की, अदालतों की, नेताओं की दादागिरी बढ़ गई है। न्याय मिलता नहीं है, 5 करोड़ केस पेंडिंग है भारत में, और न्याय नौकरों के हाथ में है। नौकर ही मालिक होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वही पुलिस ऑफिसर। तो जनता की सरकार जनता के लिए, जनता द्वारा है ही नहीं। या तो नौकरशाही है, नौकरों की सरकार नौकर द्वारा नौकरों के लिए सरकारी, या धनियों की सरकार धनियों द्वारा धनियों के लिए है, प्लूटोक्रेसी है, इंपीरियलिज्म कह सकते हैं। ये सब चीजें, इससे निजात नहीं पाएंगे तो जिस तरह लोग मर रहे हैं मर ही जाएंगे। 25 वर्षों में हमने इतना जाना है कि चीजें अच्छी की जा सकती हैं। भारत को इसमें अग्रणी भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा बहुत जो ज्ञान बचा हुआ है संकलन, वो भारत के साधु संतों के पास जंगलों में बचा हुआ है। इसलिए शैतानों की नजर भारत पे बहुत ज्यादा होती है कि नियंत्रण भारत को करना है, भारत को कैसे काबू रखा जा सके, भारत को कैसे शोरगुल में केंद्रित किया जा सके। तो न्यूज व्यूज सब शोरगुल, आपसी द्वेष कैसे बढ़े जिससे भारत ना हो। लेकिन कुछ अच्छी चीजें खराब चीजों के बीच में हुई, जैसे कोविड में सारे मजहब के केंद्र बंद हो गए तो वो बेकार हो गए, तो मजहब बचा नहीं, लोग घरों में पूजा करने लगे, प्रार्थना करने लगे। तो मार्ग प्रशस्त हुआ कि प्रेयर पर्सनल कर सकते हैं और समाज में मिल बांट के काम करना है। तो एक जो बंटवारे की बात हमने कही कि पैसा का कैसे बंटवारा हो, वहां से चीज शुरू होती है कि जैसे 100 रुपये मैंने कमाया तो 100 रुपये में मेरा और पत्नी का अधिकार कितना है, बेटा बेटी का अधिकार कितना है, माँ बाप का अधिकार कितना है, समाज का, स्थानीय प्रशासन और राष्ट्रीय प्रशासन का कितना अधिकार है। तो धर्म, जो बहुत सारे प्रवचनों में आपने सुना होगा कि अपनी तनख्वाह का 1/8 धार्मिक संस्थानों को देना चाहिए। कुछ ज्ञान बचा हुआ है तो वहां से एक चीज आई, भारत में कहते हैं 4 आने, मतलब 25% पेरेंट्स का, मदर फादर का, 25% 25% बेटा बेटी का, 25% पति पत्नी का, और 25% समाज सरकार का। ये एक विभाजन है। इसमें जितने ज्यादा अवयव बढ़ेंगे अनुपात उतना ही कम होगा। तो इस हिसाब से कहा गया कि बेटा बेटी होंगे, एक पति एक पत्नी, एक माँ बाप, और एक समाज एक सरकार। तो अगर सरकार के अवयव बहुत बढ़ गए हैं, स्थानीय सरकार, पंचायत, मंडी, राज्य सरकार, राष्ट्रीय सरकार, तो टैक्स ही ले जाएगी। टैक्स इतना हो गया कि काम के लिए बचता ही नहीं है। तो शासन प्रशासन में एक सम्यकता लानी जरूरी है, और ये काम
पार्लियामेंट नहीं कर सकती, संसद नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, ना राष्ट्रपति। इस काम के लिए हमको जनमत संग्रह करना होगा। देश 542 सांसदों से चल सकता है। राज्य सरकारों की, पंचायतों की जरूरत नहीं है। इसके ना करने से जो आज चुनाव में करीब 2 लाख करोड़ रुपए सालाना खर्च होता है, अगर 5 साल का सबका लगाए तो ये बचत हो सकती है। सांसद चला सकते हैं। सांसद अपने नीचे 9 रत्न रख सकते हैं, जिससे एक पूरी की पूरी संसदीय क्षेत्र प्रबंधन लाई जा सकती। और उसके बाद धार्मिक संस्थान, जो बड़ी जगह है, वो स्थानीय प्रशासन देखे। तो पूर्व में कहा गया है कि स्थानीय प्रशासन के पास फूड सिक्योरिटी, खाने की सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, पानी, बिजली, पशुओं की सुरक्षा, धर्मशाला, रहने की सुरक्षा, शेल्टर, कपड़ा, स्थानीय शारीरिक सुरक्षा, सेफ्टी, सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीजें स्थानीय सरकार। और राष्ट्रीय सरकार की अंतर्राष्ट्रीय मामले, एक आपदा प्रबंधन, मनी सर्कुलेशन, प्रिंटिंग, डिजास्टर्स मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, और लोगों में उत्साह बनाना है, और एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, शोध संस्थान, ये काम राष्ट्रीय सरकार के। बीच की सरकारों की तो ये जनमत संग्रह की जरूरत है। इस काम में एक प्रारंभिक कदम अगर हम लेंगे, अपने सांसदों से अपने इलाके कहेंगे कि ये कर लो, तो एक मार्ग प्रशस्त होगा, शुरुआत होगी घरों में पैसे के बांटने से, और राष्ट्रीय स्तर पर प्रबंधन का ठीककरण करना। इसके लिए जनमत संग्रह करेंगे तो बाकी समस्याएं धीरे धीरे सुलझ जाएंगी। भारत का मॉडल जो अर्थशास्त्र में कंजम्पशन का है, धर्म सर्वोपरि है, शाश्वत है, सनातन है, मजहब नहीं है, उसको लेके चलेंगे तो एक नई चीज खड़ी कर सकते हैं। जितना कहना है वो किताबों में दिया हुआ है, उसमें आप पूछें, पूरा बोला भी है, इस पे वीडियो भी हमने इसीलिए दिए हैं कि उनका विस्तार कर दिया जाए। और आज आपसे आह्वान कर रहे हैं कि हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि पिछले 25 वर्षों से हम कुछ ही लोग अध्ययन कर रहे थे, तो आज आप कह सकते हो कि हम अकेले खड़े। ऐसा नहीं है कि शासन से हमारा संपर्क नहीं रहा। पिछले 25 वर्षों में दोनों महत्वपूर्ण पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व से हमारा लिखित संवाद रहा है। काफी काम उन्होंने किए हैं, ये काम नहीं किया है, इसलिए आज मुझे सीधे सीधे जनता के पास आना पड़ रहा है। तो मैं उन सभी सांसदों को जो जागरूक हैं और वाकई में चाहते हैं पार्टी में अपनी बात कहें, जनता के बीच कहें, और भी जो नेतृत्व में है, जो साधु संत हैं, वो आगे आए, छद्मता छोड़ें, पाखंड छोड़ें, सीधे सीधे आए तो हम खड़े हो सकते हैं। हम खड़े होंगे तो हमारे ऊपर जो विदेशी नियंत्रण होता है और विदेशी कंसल्टेंट भरे हैं, उनकी कमी होगी। हम खड़े होंगे। तो आज हम वाकई में आह्वान करने आए हैं, इतना सारा बोल के, निवेदन, विनती, प्रार्थना जो भी कहें, कि सहयोग करें। हमारी वेबसाइट पे जाएं। जो लोग पैसा देना चाहें, वहाँ स्कैनर है, पैसा दे सकते हैं। जो हमसे सीधे बात करना चाहें, हमसे किसी मुद्दे पे और विस्तार से विचार विमर्श करना चाहते हैं, या हमारा कहीं लेक्चर कराना चाहते हैं, उसके लिए, और जो तमाम लोग हैं पढ़ के अपने अपने क्षेत्रों में करें। और देश के बाहर भी, भारत देश के बाहर, दुनिया में भारत जैसे तमाम देश हैं, जिनके भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, भारतीय हैं, वो इस चीज़ों को आगे बढ़ाए। तो एक पूरी की पूरी दुनिया हम 5-7 वर्षों में ठीक कर सकते हैं, वैसी व्यवस्था बना सकते हैं। वैकल्पिक नहीं, एक प्राकृतिक जो है, व्यवस्थित है, वैसी अर्थव्यवस्था, वैसी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था बना सकते हैं। इसी के साथ एक बार पुनः
हम सबसे निवेदन करेंगे कि काम करें। और भारत में कहते हैं कि दिल में भगवान को बिठाएं, जो भी नाम लेते हैं, और काम शुरू करें, सारे काम होंगे। ऐसा मुझे 25 वर्षों का अनुभव है कि चीज़ें चलती हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।